स्टूडेंट्स, आप सभी को जय हिंद। मेरा नाम कुणाल कुमार है और मैं बॉटनी से एमएससी किया हुआ हूँ। बच्चों, आज से मैं एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं 11th और 12th की पूरे बायो जो एनसीईआरटी बेस होगा, नीट को ध्यान में रख के मैं पढ़ाऊंगा। इस लेक्चर सीरीज का नाम रहेगा नीट स्पेशल। ठीक। और सारे के सारे मेरे भी जितने भी लेक्चर आएंगे सब के सब हिंदी मीडियम में होने वाले हैं। ठीक है। इसमें खास बात क्या रहेगा बच्चों? इसमें सबसे खास बात यह है कि आप लोग को पढ़ाया तो जाएगा, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा और ऐसे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे जो नीट में प्रीवियस ईयर में आए हैं या उसी के बेस पर आगे आ सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को कराया जाएगा। पूरा नीट को ध्यान में रख कर ही आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा नीट को ध्यान में रख के। क्योंकि देखो, पूरे भारत में मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए एक ही एग्जाम होता है, उसका नाम है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब पूरे भारत में जब एक एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए एक डिफाइंड सिलेबस भी है और वो सिलेबस है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही सिलेबस है जहाँ से नीट में क्वेश्चंस आते हैं। पूरा एनसीईआरटी के लाइन उठा के नीट में क्वेश्चन बनाया जाता है। एनसीईआरटी के बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं आता है, खासकर बायोलॉजी के, हम जीव विज्ञान की बात करें। ठीक है। तो हमें एनसीईआरटी की लाइनें ही पढ़नी है और एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ने के बाद उस लाइन पे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग को, अभ्यास हम लोग को करना है। ठीक है। हम कोई देर न करते हुए हम अपने विषय पर आते हैं। आज हमें पढ़ाना है कोशिका जीवन की इकाई। आज पहला लेक्चर है, शुरू होने जा रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप सभी ने पढ़ा होगा या नाम सुना होगा, कोशिका किसे कहते हैं? ये कोशिका क्या होता है? आप सबको पता है इसका डिफिनीशन। 9th में तो पढ़ना था कि भाई ये कोशिका होता क्या है। एक बहुत ही सुंदर डिफिनीशन कोशिका का दिया जाता है कि कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि इसको आधारभूत क्यों बोल रहे हैं? बेसिक आधारभूत का इंग्लिश होता है बेसिक। आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका को ही क्यों कहते हैं? ठीक है। और भी तो स्ट्रक्चर हमारे शरीर में होता है, जैसे अंग होता है, अंगतंत्र होता है, इसको भी तो हम बोल सकते थे, ऊतक होता है, कोशिका को ही क्यों बोलते हैं? अब इसका आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोशिका को ही जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सपोज करिए कि हम लोग हैं, ठीक है, स्टील मैन इसको बोलेंगे। स्टील मैन पूछा जाए कि बबुआ लोग कि हम लोग कैसे बने हैं, आप लोग क्या बोलोगे? हम लोग का निर्माण, हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? तो आप लोग बोलोगे कि अंग तंत्र, बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं हमारा शरीर बनता है। मैं पूछूं बच्चों, अंग तंत्र कैसे बनता है? तो बोलोगे सर बहुत सारे अंग मिलते हैं ना, तो अंग तंत्र बनता है। जैसे अपने पाचन तंत्र का नाम सुना है, जैसे आपने श्वसन तंत्र का नाम सुना है, आपने उत्सर्जन तंत्र का नाम सुना है। तो भाई मैं पाचन तंत्र बोलूँ कि भाई पाचन तंत्र कैसे बना है? तो बोलोगे सर पाचन तंत्र का निर्माण ना पेट से हुआ है, उसमें दांत है, जीभ है, आपका आहार नली है, पेट है, आंत है, ये सारे अंग आपस में मिल गए तो एक तंत्र बना, उसको हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे तंत्र मिलकर हमारा शरीर बनाता है, यानी अंग मिलकर अंग तंत्र बनाता है। अब अंग कैसे बनता होगा? तो ऊतक, ऊतक मिलते हैं तो हमारा अंग तंत्र बनता है। अब ऊतक कैसे बनता है? तो बहुत सारे कोशिका मिलते हैं तो हमारा ऊतक बनता है। बहुत सारे कोशिका मिलते हैं तो क्या बनता है? ऊतक बनता है। अब पूछा जाए कि कोशिका कैसे बनता है, तो सर हमने सुना है कि बहुत सारे कोशिकांग, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग,
कोशिकांग मिलते हैं, एक कोशिका का निर्माण होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, ठीक है, गल्जिकाए। अब मैं पूछूं भाई, ये कोशिकांग कैसे बनते हैं? आप लोग बोलोगे सर, बहुत सारे जैव अणु मिलते हैं। जैव अणु मतलब मॉलिक्यूल, अणु की बात हो रही है। जैव मतलब जो बायोलॉजी में बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले अणु को जैव अणु कहा जाता है। यानी केवल अणु भी बोल सकते हो या जैव अणु बोल सकते हो। और अणु कैसे बनता है? परमाणु से। तो हम यहाँ इतने तक रहने देते हैं। अब इतने सारी चीजें हमारे शरीर में है, जैसे मानव है, मानव एक पूरा शरीर है, और हमारे शरीर में अंगतंत्र है, अंगतंत्र अंग से बना है, अंग ऊतक से बना है, ऊतक कोशिका से बना है, कोशिका कोशिकांग से बना है, कोशिकांग जैव अणु से बना है। हम कोशिका को ही जीवन के आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? हम ऊतक को भी तो कह सकते थे, ऊतक को क्यों नहीं कहते हैं? कोशिकांग को भी तो कह सकते थे, ये तो सबसे ये तो छोटा है कोशिका से, इससे कोशिका बना है, तो कोशिकांग को तो कह सकते थे। जैव अणु को भी तो कह सकते थे, जैव अणु सबसे छोटा है। लेकिन हम कोशिका को ही क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश किया जाए। ओके, तो देखिए क्यों कहते हैं, अब क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। हम लोग को पता है कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, चाहे पौधा हो, चाहे जंतु हो, चाहे जीवाणु हो, चाहे कवक हो, चाहे शैवाल हो, ये सभी के सभी कोशिका से ही बने होते हैं। ठीक है, बोला जाता है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जीव में केवल एक ही कोशिका पाया जाता है। वैसे जीव को एक कोशिकीय अथवा एकल कोशिकीय जीव बोलते हैं। इंग्लिश में आप लोग इसको सुने होइएगा, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जीव का इंग्लिश होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, उदाहरण इसका दिया जाता है कि भाई जो जीवाणु होता है ना, जीवाणु, इसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है, वो एक कोशिकीय होता है। जो विषाणु, सॉरी विषाणु नहीं, जो अमीबा होते हैं ना, अमीबा, जो पैरामीशियम होते हैं ना, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। अच्छा, कुछ कवक भी एक कोशिकीय होते हैं, कुछ शैवाल भी एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो जब हम कवक और शैवाल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर बता दिया जाएगा। एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से मिलके बने होते हैं। अच्छा, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जो एक से ज्यादा कोशिका से मिलके बने होते हैं, उनको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे सबसे तो बढ़िया एग्जांपल हम लोग हैं, ह्यूमन। हम लोग कितने कोशिका से मिलकर बने हैं? लाखों कोशिका से। ठीक है, इस तरह प्लांट से देख रहे हैं ना हम लोग, प्लांट सिंपल बोल दें कि हम जितने भी जीव को हम लोग अपने आंख से देख पाते हैं, सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। सर एग, एग तो देखते हैं हम लोग, एग बहुकोशिकीय होता है। एग मतलब अंडा, उस यूनिक सेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, एक्चुअली वो अंडा है, उसके बाद उसमें से जो जीव बनेगा ना, चिड़िया निकलेगी उसमें से, वो बहुकोशिकीय होगी। ओके, तो ह्यूमन, प्लांट, टीटीसी, काऊ, ये सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब एक कोशिकीय जीव की खास बात क्या होता है? तो बच्चों, एक कोशिकीय जीव के ना खास बात ये होता है कि यहाँ पर मैं दो खास बात बताऊंगा एक कोशिकीय जीव की। अच्छा, एक खास बात बहुकोशिकीय है तो उसमें तो ये खास बात तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन एक कोशिकीय में का खास बात होता है, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये बोला जाता है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब ये हो गया, अच्छा ये दूसरा पॉइंट से समझ में आएगा, स्वतंत्र अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब क्या होगा? स्वतंत्र अस्तित्व। और दूसरा होता है कि इनका भले एक कोशिकीय होते हैं, इनमें एक कोशिका होता है, लेकिन सारा से कार्य एक कोशिका ही करता है।
जितने भी आवश्यक कार्य हैं, आवश्यक जितने भी आवश्यक कार्य है ना, जितने भी आवश्यक कार्य है, ये सारा का सारा एक कोशिकीय जीव अपना कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनको ना दूसरे कोशिका के पास, मतलब दूसरे कोशिका की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसलिए बोला जाता है कि इनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है, यानी किसी और कोशिका पर निर्भर नहीं रहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोशिका की बात कर रहा हूँ, पर जीव की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रह रहा है कि नहीं, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें कितना कोशिका होता है, एक कोशिका मात्र होता है, एक कोशिका। जब एक कोशिका होगा तो एक कोशिका क्या क्या कर सकता है, तो एक कोशिका वो सारे के सारा कार्य कर सकता है जो बहुत सारी कोशिका करते हैं। ठीक है, जैसे स्वतंत्र अस्तित्व और आवश्यक कार्य, वो सभी कार्य जिससे कोई जीव जीवित रह सकता है वो सारा कार्य एक कोशिका कर लेता है। अब भाई एक कोशिका है तो क्या क्या कार्य करेगा, जीवित रहने के लिए किसी जीव के क्या क्या कार्य करे करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि हमारा एक कोशिका है, ठीक है? तो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी क्या चाहिए, भोजन, है कि नहीं? तो भले ही एक किसी जीव में एक कोशिका है लेकिन वो भोजन ग्रहण कर लेता है। दूसरा क्या चाहिए, पानी, पानी ग्रहण कर लेता है। तीसरा जरूरत पड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा। खनिज लवण, खनिज एक कोशिका ग्रहण कर लेगा। ठीक है, निकालने की बात आएगी, भाई कुछ तो उत्सर्जित करेगा ना, अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। ठीक है, अच्छा ये कोशिका की खास बात होता है, जरूरत पड़ता है तो इसमें ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कोशिका को मूवमेंट करा देता है, यानी चलने फिरने के काम आ जाता है, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। तो भाई एक ही कोशिका है और एक कोशिका सारा का सारा काम कर ले रहा है जिससे कोई कोशिका, कोई जीव जीवित रह जाए। इसलिए मैं बोला कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और जितने भी आवश्यक कार्य होते हैं कोशिका के लिए वो सारा एक कोशिका कर पाता है। ठीक है, बहुकोशिकीय में देखा जाए तो बहुकोशिकीय में स्ट्रक्चर बहुत जटिल होता है, लेकिन उनमें भी क्या काम है, उनको भी भोजन चाहिए, पानी चाहिए, खनिज लवण चाहिए, हवा चाहिए, उत्सर्जन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, अपशिष्ट पदार्थ है। तो बहुकोशिकीय जीव भी तो वही कर रहे हैं जो एक कोशिकीय जीव कर रहा है। ठीक, इसका मतलब है कि यदि एक एक कोशिका भी कम से कम किसी जीव में है तो वो जीवित रह सकता है। ठीक, अब अगला लाइन पढ़िए, अगला लाइन बोल रहा है कि एक कोशिका से कुछ भी कम हुआ तो जीव स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि वो मर भी जाएं, मर भी जाएं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि कम से कम जीवित रहने के लिए एक कोशिका चाहिए। यदि एक कोशिका से कम हुआ तो टाए टाए फिश। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है कि कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इसलिए है कि सारे जीव कोशिका से बने हैं और क्रियात्मक इसलिए है क्योंकि एक जीव सारे आवश्यक कार्य, एक सॉरी एक कोशिका सारे आवश्यक कार्य कर पाते हैं। ठीक है, यदि एक कोशिका से कुछ भी कम हुआ, मान के चलिए कि एक कोशिका है, इसके अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिए, चाहे केंद्रक निकाल दिए, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोशिका मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि एक कोशिका से कुछ भी कम हुआ तो वो जीव स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कोशिका को जीवन के आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक, आगे बढ़े, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी कहानी हम लोग को पढ़नी है कि कोशिका की खोज, कोशिका की खोज कैसे हुई हम ये देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को पता है
कि एक वैज्ञानिक हुआ करते थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। अच्छा, ये कोशिका की खोज उन्होंने कब किया? तो 1665 ईस्वी में। कब किया इन्होंने? 1665 ईस्वी में। आप लोग एक कहानी सुने होइएगा, 9वीं क्लास में जब थे तो आप लोग सुने थे कि रॉबर्ट हुक ने कर्क की कोशिका से, सॉरी जो कर्क होता है ना, कर्क, उससे कोशिका की खोज की थी। उन्होंने कैसे खोज कर दिया? तो देखिए, जो कर्क होता है वो बोतल में लगाने वाला, ढक्कन की जगह पर बोतल में लगाने वाला एक आइटम होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक साहब को कर्क को देखे और सोचे कि भाई इसमें ऐसा क्या है कि बोतल में इसका यूज होता है। ठीक। अब इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था। ये इंग्लैंड के थे। 1665 की बात है। इंग्लैंड उस समय अच्छी स्थिति में था और वहाँ के वैज्ञानिक थे। तो रॉबर्ट हुक ने सोचा कि भाई इसे क्या चीज़ है, इस कर्क में कितना यूज हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि कर्क का पतला पतला स्लाइस काटा, एकदम पतला पतला लेयर काटा कर्क के। और उसको ना, ये जो कर्क होता है, एक्चुअली कर्क क्या होता है? कर्क छाल होता है, एक प्रकार के पौधे का छाल है। उस छाल को ना, उस कर्क को ये पतले पतले स्लाइस काटे और इसको सूक्ष्मदर्शी में देखा उन्होंने। सूक्ष्मदर्शी, ठीक है बबुआ लोग, उसको सूक्ष्मदर्शी में देखा। और सूक्ष्मदर्शी में देखने के बाद उन्होंने देखा बहुत भयंकर स्ट्रक्चर उनको दिख रहा है, ऐसा कोठरी नुमा स्ट्रक्चर। देखो ना, ऐसे स्ट्रक्चर उनको दिख रहा था, ऐसे छोटा छोटा एकदम। मैं थोड़ा बड़ा बन ना पा रहा हूँ, लेकिन समझ लेना इससे भी छोटा उनको दिख रहा था। उन्होंने देखा भाई ये क्या है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर उनको दिख रहा था। अब इसको स्ट्रक्चर को देख के उनको लगा कि भाई ये तो मधुमक्खी के जो छत्ता होता है ना, जो मधुमक्खी के छत्ता में छिद्र होता है, छिद्र, वैसे स्ट्रक्चर देख उनको दिख रहा था। तो उन्होंने बोल दिया कि हनी कॉम्ब जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। और इसी को उन्होंने, इसी को देखा कि ये तो हनी कॉम्ब जैसा दिख रहा है और बीच में तो खाली जगह है। इसी खाली जगह को उन्होंने सेल बोल दिया। उन्होंने सेल बोल दिया। अब इस सेल जो टर्म है, सेल टर्म आता है एक शब्द सेलुला से। सेलुला। सेलुला जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड है। लैटिन जैसे इंग्लिश होता है ना, संस्कृत होता है, वैसे ही लैटिन भाषा होता है। लैटिन, लैटिन है सेलुला। और सेलुला से उन्होंने कर दिया सेल। सेल का मतलब होता है खाली जगह, एक कमरा, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है, बहुत इजी कहानी है कि रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में कर्क लिया, कर्क का छोटा छोटा पीस काटा और काट के उसको सूक्ष्मदर्शी के अंदर रखे तो उनको दिखा हनीकॉम्ब जैसा कुछ संरचना। उस संरचना को उन्होंने सेल कहा। सेल होता है लैटिन वर्ड सेलुला का ही एक रूपांतरित, ठीक है। उसको उन्होंने सेल कह दिया और सेल को हम लोग कोशिका कह दिए। सेल का मतलब हुआ है खाली जगह। ओके। एक बात और चीज है कि जो कर्क होता है ना, वो मृत कोशिका होता है। कर्क कैसा होता है? मृत कोशिका। ओके। और जब कोशिका कोई मर जाएगा, तो मर जाता है तो उसके अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं, जैसे केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जिकाय होता है, लवक होता है, सारे के सारे गायब हो जाते हैं। बच जाता है केवल कोशिका के दीवार, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो एक्चुअली में रॉबर्ट हुक को केवल कोशिका भित्ति दिखाई दिया था, ठीक है, क्योंकि कोशिका मरा हुआ था। लेकिन इसको उन्होंने सेल कह दिया, इसलिए हम बोलते हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया। क्लियर है इतनी बात? इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एंटन वान लियोनहक। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। क्लियर है?
ये कब, ये कहानी है 1665 ईस्वी की। 1665 ईस्वी में थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है। सोलह सौ पैंसठ में इन्होंने, अरे सबसे बढ़िया तो येलो वाला चल रहा था। इन्होंने लाइव सेल, लिविंग सेल देखा। लिविंग मतलब जीवित। लिविंग सेल, जीवित सेल देखा। एक्चुअली 1665 में नहीं देखा, मैं थोड़ा पे गलत हूँ। इन्होंने 1674 में देखा, इसको करेक्ट कर लेना। 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा था और एंटन बॉन लियोन हक ने 1674 में देखा। लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका। उन्होंने क्या किया कि जो तालाब का पानी होता है ना, पीने वाला पानी, तालाब का पानी, कुआं का पानी, इस सारे पानी को लाए और वो अपना एक माइक्रोस्कोप बनाए थे, सूक्ष्मदर्शी बनाए थे। इसमें उन्होंने देखना शुरू किया तो उनको क्या क्या दिखाई दिया। तो वो सबसे पहले प्रोटोजोआ देखे। सबसे पहले उन्होंने प्रोटोजोआ देखा। प्रोटोजोआ मतलब वही अमीबा पैरामीशियम। ठीक है। उन्होंने शैवाल देखा, क्योंकि पानी है तो शैवाल कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो उन्होंने शैवाल देखा। उन्होंने जीवाणु देखा, पानी में जीवाणु भी रहते हैं और जीवाणु को उन्होंने बोल दिया एनिमल क्यूल्स। ये याद रखना, एनिमल क्यूल्स। ठीक है। जीवाणु को उन्होंने एनिमल क्यूल्स कह दिया। इसको एनिमल क्यूल क्यों कह दिया, क्योंकि भाई ये तो बहुत छोटा था। एनिमल जो होते हैं थोड़ा बड़े होते हैं तो एनिमल होते हैं, उससे छोटा है तो एनिमल क्यूल उन्होंने कह दिया। ओके। हालांकि एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं किया है, एनसीईआरटी में केवल एक लाइन लिख दिया है कि एंटन वॉन लियोनॉफ ने जीवित कोशिका को देखा और उसको उसका वर्णन किया। उन्होंने शुक्राणु देखा, ऐसा बोला जाता है। उन्होंने क्या देखा, शुक्राणु। उन्होंने शुक्राणु के अलावा उन्होंने रक्त कोशिका भी देखा। बहुत सारी चीज उन्होंने देख लिया। जैसे अलग अलग सोर्स में अलग अलग चीजें लिखी हुई है। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ। तो जीवाणु के एनिमल क्यूल्स उन्होंने कहा, ये सारी चीजें उन्होंने देखा। इससे भी ज्यादा और भी देखे होंगे पर काफी है, इतना इतना पूछेगा भी नहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा भाई जीवित कोशिका किसने देखा, तो आप लोगों को बोलना है एंटन वॉन लियोनहॉक ने देखा। और कोशिका सर्वप्रथम किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक ने देखा। क्लियर है, कहानी क्लियर होते चल रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक और साइंटिस्ट आते हैं जो 1831 ईस्वी में, ये भी ईस्वी है, केंद्रक की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन। ये बस याद रख लेना है, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में केंद्रक की खोज की। केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। ओके। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है। कोशिका का, सॉरी, कोशिका का सिद्धांत। सिद्धांत देख लेना, ऐसे लिखाता है टाइपिंग करने में। टाइपिंग कर रहा हूं तो ऐसा आ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली लिखाता कैसा है, ऐसे लिखाता है ना, सिद्धांत। ठीक। तो कोशिका के सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोशिका के क्या सिद्धांत है। तो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, जिनका नाम था मैथियस स्लाइडेन। ये ड है, एक्चुअली स्लाइडेन ऐसे लिखाता है, टाइपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। स्लाइडेन ऐसे, एनसीईआरटी में से ही दिया है। ओके। तो 1838 की बात है, एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, और वो वनस्पति विज्ञान के साइंटिस्ट थे। इतने इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। मैथियस स्लाइडेन जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1838 में प्लांट पे, पौधों पे अध्ययन किया।
पौधों पर अध्ययन किया। ओके। और बोला, क्या बोला, ठीक है ना, बोला कि पौधे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला बबुआ लोग, पौधे विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पौधे विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? मैथियस सेलाइडेन, एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक, 1838 में। उसके बाद एक और वैज्ञानिक है, थियोडोर श्वान। ये ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक थे, याद रखना। ये 1839 में इन्होंने बोला, क्या बोला? तो सबसे पहले इन्होंने, एक नंबर पॉइंट में यहाँ पर लिख रहा हूं कि इन्होंने जंतु कोशिका का अध्ययन किया। जंतु कोशिका का अध्ययन किया। ठीक है बच्चा। और जंतु कोशिका का अध्ययन करके, ध्यान देना, कि बोला कि जंतु कोशिका के चारों ओर, जंतु कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, बस इन्होंने इतना ही बोल दिया कि जंतु कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। अच्छा, इस झिल्ली को आज हम लोग क्या बोलते हैं? इस झिल्ली का नाम हम लोग देते हैं जीव द्रव झिल्ली। जीव द्रव झिल्ली, अथवा इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, इसी को जीव द्रव झिल्ली भी बोलते हैं। तो इन्होंने एक काम किया कि जंतु कोशिका का अध्ययन किया और बोला कि जंतु कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव झिल्ली के नाम से जानते हैं। इन्होंने दूसरी बात भी बताई। दूसरी बात क्या बताई? उन्होंने पादप कोशिका का भी अध्ययन किया। खास बात है, क्वेश्चन ये से घुमा देता है। उन्होंने पादप कोशिका का भी अध्ययन किया। इसको ऐसे लिख देता हूं, पादप कोशिका का अध्ययन किया। जैसे सपोज करिए कि यह पादप कोशिका है, पादप कोशिका है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, दो झिल्ली दिख रहा है। तो उन्होंने बोला पादप कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। ठीक है, पादप कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये बाहर वाला, ये कोशिका भित्ति है, और ये अंदर वाला है वो जीव द्रव झिल्ली है। तो पादप कोशिका के बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ये कोशिका भित्ति क्या होता है? पौधों का विशेष, यानी पादप कोशिका का, पौधों का विशेषता है। ठीक है, मतलब जितने भी पौधे होंगे, जितने भी पादप कोशिका होंगी, उसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा। ये कौन बोल रहे हैं? स्वान बोल रहे हैं। याद रखना, स्वान एक जंतु वैज्ञानिक है, लेकिन वो पौधे के बारे में बोल रहे हैं। यही कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पौधा के नाम सुनते, हम बोलते अच्छा ये पौधा के बात है तो स्लाइडेन ने बोले होंगे, क्योंकि वनस्पति वैज्ञानिक तो वो हैं। हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। ओके, उसके बाद उन्होंने, स्वान ने एक परिकल्पना दी अपना। इतना बात बोलने के बाद उन्होंने, चूंकि उन्होंने क्या किया? जंतुओं का अध्ययन किया, जंतु मतलब प्राणियों का अध्ययन किया, और वनस्पतियों का, यानी वनस्पति मतलब पादपों का अध्ययन किया। और उन्होंने बोला, एक परिकल्पना दिया कि प्राणियों एवं वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये स्वान की परिकल्पना है, याद रखना। स्वान ने क्या बोला है?
कि प्राणियों एवं वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? ठीक। उसके बाद अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का। चूंकि स्वान से पहले ये जो स्लाइडेन थे उन्होंने बोल दिया कि पौधे का जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। स्वान ने प्राणी और वनस्पति पर अध्ययन किया और उन्होंने बोल दिया कि जंतु हो चाहे पादप हो, दोनों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसलिए कोशिका का सिद्धांत में दोनों का नाम आता है, स्लाइडेन और स्वान का। उन्होंने बोल दिया कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने हैं। ये कोशिका का सिद्धांत है। ये जो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने सर्वप्रथम दिया था। कब? 1838 एवं 1839। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? उसके बाद लेकिन इनसे पूछा गया कि भाई आप लोग तो बोल दिए कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पादों से बने होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई जीव यदि छोटा होता है तो उसमें कोशिका कम होती है। जब जीव बड़ा हो जाता है तो कोशिका की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, तो इन नया जो कोशिका है, कोशिका कहाँ से आ रहे हैं? इन लोग का दिमाग चकरा गया। भाई इतना तो हम लोग सोचे नहीं थे, हम तो केवल ये देख लिए कि जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं से ही बने हैं। ठीक, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि जो नया कोशिका बनता है वो कहाँ से बनता है, इन्होंने नहीं बता पाया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है रेडोल्फ विर्चो। 1855 में उन्होंने क्या किया कि कोशिका के सिद्धांत में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा सा रूपांतरण किया। इन्होंने 1855 में जो स्लाइडेन और स्वान का जो कोशिका सिद्धांत था, उन्होंने कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण, उसको हटाया नहीं, थोड़ा सा रूपांतरण किया। रूपांतरण और उन्होंने बोला कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने हैं, जो बात पहले बोला गया था। और दूसरी लाइन उन्होंने बोल दिया कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित हैं। जितने भी कोशिकाएं हैं, जैसे मान के चलिए कि हमको नया कोशिका की जरूरत है, तो जो पुराना कोशिका है, ये जो पुराना कोशिका होगा इसमें विभाजन हो जाएगा और एक कोशिका से दो नए कोशिका बन जाएंगे। यहाँ पे होगा विभाजन, कोशिका विभाजन। कोशिका का विभाजन हो रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे कोशिका विभाजन। फिर यहाँ पर ये कोशिका जब बड़ा हो जाएगा तो फिर ये विभाजित हो जाएगा, इससे बन जाएंगे दो। जगह के अभाव में छोटा बड़ा बना रहा हूँ, जनरली एक साइज के बनते हैं, ये आवश्यकता हिसाब से बनते हैं, इससे बन जाएगा। फिर आगे इसका विभाजन होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। मतलब नए कोशिका का निर्माण, इस नए कोशिका का निर्माण, इसको हम लोग संतति कोशिका बोलते हैं, इसको हम लोग मातृ कोशिका बोलते हैं। तो इन नए कोशिका का निर्माण किससे हो रहा है? पुराने कोशिका यानी पूर्व स्थित कोशिकाओं से हो रहा है। यही बात उन्होंने बोल दिया। ओके, तो कोशिका का क्वेश्चन में पूछा जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। पूछा जाए कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण किसने किया, तो विर्चो ने। पूछा जाए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया और स्लाइडेन और स्वान का नाम नहीं रहे, तो हम रेडोल्फ विर्चो को टिक कर सकते हैं, जिनका नाम नहीं रहे तो। ठीक है, ये भी कोशिका का सिद्धांत ही है। कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण है, लेकिन ये मॉडर्न कोशिका का सिद्धांत है। तो ये बातें हैं यहाँ पे याद रखने वाली सारी चीजें। अब एक काम हम लोग करते हैं, आगे यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कुछ लोग, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेते हैं। अब बोलिएगा एनसीईआरटी की लाइन क्यों पढ़ना है? क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी की लाइन से ही आएगा, इतना याद रखना। ठीक है, भटकना नहीं है। मार्केट में बहुत डिटेल में लोग पढ़ाएंगे, डिटेल में काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिटेल में पढ़ाने का क्या फायदा जब क्वेश्चन ही वहां से नहीं आ रहा है। हमको नीट का मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन करना है तो हमें एनसीईआरटी पर ही फोकस रहना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। जमाना बदल गया, आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले जो
उस समय क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी आते थे, बाहर से भी आते थे, तो एनसीईआरटी के अलावा हमको और ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। और अभी के समय में 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, आने वाला 24 में क्वेश्चंस आ रहे हैं एनसीईआरटी से, तो इसलिए हमको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है लाइन बाय लाइन। ओके बच्चा लोग, तो मैं आप लोग को एक बार एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ। देखिए जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो जीव एवं निर्जीव दोनों आप पाते हैं। आप अवश्य ही आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण कोई जीव जीव कहलाता है और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीव की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। मतलब किसी भी जीव में कोई जीव है तो क्यों जीव है, क्योंकि उसमें कोशिका है। कोई जीव जीव नहीं है तो क्यों जीव नहीं है, क्योंकि उसमें कोशिका नहीं है। अच्छा, कोई जीव बाद में मर गया, भले मर गया अलग चीज है, लेकिन कभी ना कभी जीव तो था, जीव था तो उसमें कोशिका था। इसलिए बोला जाता है, यहाँ पर ये लाइन देखो, सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय का इंग्लिश होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, क्लियर है? इतना क्लियर है एनसीईआरटी की लाइन। दूसरा है, अब पूछा जा रहा है कि कोशिका क्या है, तो मैं तो बता दिया, कोशिका का परिभाषा ही ऊपर दिया है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये कोशिका का पूरा डेफिनेशन है। बोला जाता है कोशिकीय जीवधारी। कोशिकीय मतलब यहाँ पर एक कोशिकी की बात किया जा रहा है। जब आप इंग्लिश का इसका इंग्लिश वर्जन देखोगे ना एनसीईआरटी को, उसमें यूनिसेलुलर लिखा है। तो एक कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन करते हैं और जीवन के सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं। एक कोशिकीय जीवधारी का मतलब क्या हुआ कि उनमें एक कोशिका है, तो जो काम जीव करेंगे उसका मतलब क्या है कि वही काम, सेम काम कोशिका कर रहा है क्योंकि एक ही कोशिका है। तो एक कोशिका है तो स्वतंत्र जीवन यापन भी कर लेता है और जीवन के जितने भी आवश्यक कार्य हैं जिसमें कोई जीव जीवित रह सकता है उस कार्य को करके, वो सारे कार्य एक कोशिका करता है, जिसे भोजन, पानी, हवा, उत्सर्जन इत्यादि। कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कोशिका के बिना, मतलब कोशिका के बिना का मतलब है कि कोशिका से कुछ भी कम हो जाए। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, इंग्लिश में ऐसे लाइन लिख रहा है, इंग्लिश का इसका वर्जन एनसीईआरटी में, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, यानी एक कोशिका से कुछ भी कम हुआ तो जीव अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगा, स्वतंत्र अस्तित्व उसका नहीं रहेगा। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब देखो, एक वायरस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, विषाणु का। आप सभी लोग विषाणु का नाम सुने होंगे। जो विषाणु होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है? केवल प्रोटीन पाया जाता है और डीएनए या आरएनए पाया जाता है। यही दो चीज पाया जाता है। ये मतलब, इसका मतलब हुआ कि विषाणु एक कंप्लीट कोशिका नहीं हुआ। एक कोशिका से मतलब एक कंप्लीट कोशिका में क्या होना चाहिए? कोशिका भित्ति होना चाहिए, एक केंद्रक होना चाहिए, कोशिका द्रव होना चाहिए। एक इसमें तो केवल प्रोटीन और डीएनए है, तो ये विषाणु कंप्लीट कोशिका नहीं है। तो इसका दो स्थिति होता है। इससे क्या है कि जब किसी शरीर सजीव शरीर के बाहर रहता है ना, तो निर्जीव अवस्था में रहता है, एकदम मरा पड़ा रहेगा, लेटा रहेगा, मरा, हिले डोलेगा भी नहीं, इसकी सांसें उससे सब रुक जाएंगी। लेकिन जैसे किसी सजीव में गया तो ये जीवित हो जाता है। सजीव में जाते ही कैसा हो जाता है? जीवित।
ठीक है, इसका मतलब है कि विषाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। क्यों? स्वतंत्र रहता तो ये अकेले रहे या किसी जीव में रहे, जिंदा रहा था। तो स्वतंत्र नहीं है तो जीवन का सब, इसका मतलब है कि स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूर्ण कोशिका नहीं है। पूर्ण कोशिका नहीं है तो जीवन के जितने भी आवश्यक कार्य हैं वो नहीं कर पाता है, इसलिए मारा पड़ा रहता है। जैसे किसी जीव के शरीर में जाता है, वहां से भोजन प्राप्त करता है, वहां जितने भी आवश्यक चीज होती है प्रोटीन प्राप्त करता है, ठीक है, और एक्टिव हो जाता है, बीमारी कॉज करता है। इसीलिए बोला जाता है जो विषाणु होता है ना, वो निर्जीव एवं सजीव के बीच का संयोजक कड़ी है। संयोजक कड़ी, संयोजक कड़ी है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि देखो, धरती पर शुरू में केवल निर्जीव निर्जीव ही था, पानी था, हवा था, ठीक है। लेकिन इस निर्जीव से हमारे जैसे सजीव बना, तो डायरेक्ट तो बना नहीं होगा। तो निर्जीव से कुछ ऐसे जीव बने जिनमें आधा निर्जीव का गुण था और आधा सजीव का गुण था, उसको जीव नहीं बोलेंगे, इसलिए कंप्लीट जीव नहीं होता है विषाणु। बाद में विषाणु बना, विषाणु से बाद में जो जीव बने वो सजीव हो गए, ठीक है। तो इसलिए विषाणु में दोनों तरह का लक्षण पाया जाता है, एक निर्जीव वाला भी और सजीव वाला भी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। अब आप लोगों को पता है कि मैं पढ़ा दिया हूं कि एंटन वन लियोनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा एवं इसका वर्णन किया। पहली बार कोशिका को देखा, कैसा कोशिका? जीवित कोशिका, याद रखना। मृत कोशिका को यानी सर्वप्रथम कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की, ठीक है। इतना ही लिख के छोड़ दिया है। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी की खोज एवं बाद में इसमें सुधार हुआ और फेज कंट्रास्ट एवं फेज कंट्रास्ट एवं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ये भी एक तरह का सूक्ष्मदर्शी है। जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे एडवांस होता है, ये सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है। जब ये सारे सूक्ष्मदर्शी बन गए तो कोशिका के बारे में इतना सारा नॉलेज आ गया कि एक कोशिका पढ़ने के लिए हम लोग को 4, 5, 6 बुकें पढ़नी पड़ती है, तब भी कम पड़ जाता है, ठीक है। आप लोगों को तो बस 2, 4, 10 पीस पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां बात आ रही है कोशिका के सिद्धांत की। तो यहाँ पे देखिए, 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस सेलाइडेन ने बहुत सारे पौधों का अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? तो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से, ओके। लगभग उसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव झिल्ली कहते हैं। क्लियर है? याद रखना, इसको बहुत अच्छे से मैं बताया हूं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता होती है। यानी पादप कोशिकाओं का विशेषता क्या है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति। किसने बताया? तो स्वान ने बताया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बताया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाए जाना पादप कोशिका की विशेषता होती है? स्वान ने। याद रखना, स्वान भले जंतु वैज्ञानिक था लेकिन बात तो वनस्पति वैज्ञानिक जैसा किया। यही चीज याद रखना है एनसीईआरटी के हिसाब से। अच्छा, उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों एवं वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना है, ठीक है। ये किसका परिकल्पना है? इस स्वान की परिकल्पना है, ठीक है। उसके बाद स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इन्होंने सिद्धांत में क्या बोला था कि जंतु पादप कोशिकाओं का निर्माण कोशिका या पादप एवं जंतु के शरीर का निर्माण कोशिका एवं कोशिका उत्पादों से हुआ है।
ये क्या फेल हो गए बताने में कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद पहली बार रोडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थिति यानी पहले से मौजूद कोशिकाओं में विभाजन से होता है। उसको उन्होंने बोला ओमनिस सेलुल ई सेलुला। इसको याद रखना, मैं वहां पर छूट गया था। ओमनिस, उन्होंने क्या बोला? ओमनिस सेलुल ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि नए कोशिका का निर्माण, इसका हिंदी मतलब होता है नए कोशिका का निर्माण पूर्व में स्थित कोशिकाओं से विभाजन से होता है। क्लियर है? इन्होंने स्लाइडेन और श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब क्वेश्चन आ जाए, नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो विर्चो ने। कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो स्लाइडेन एवं श्वान ने। ठीक है। अब देखिए वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित है। सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने हैं। बात सही है। सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ठीक। तो ये एनसीईआरटी की लाइन जितने भी हैं, आपको एनसीईआरटी की लाइनें याद करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। चलिए कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता रहा हूं, मजा आने वाला है। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। देखिए यहाँ पे है सही कथन चुने। क्वेश्चन नंबर 1 है सही कथन चुने। कुछ जीव कोशिका से बने होते हैं, कुछ नहीं। क्या ऐसा सही कथन सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कोशिका से बने होंगे कुछ नहीं बने होंगे, ये गलत है। कुछ एक कोशिकीय जीव ही अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर पाते हैं, ये भी गलत है। कुछ एक कोशिकीय जीव, क्या सभी एक कोशिकीय जीव अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर पाते हैं? जीवाणु एक कोशिकीय जीव है क्योंकि वो अपनी सभी आवश्यक कार्य खुद नहीं करता, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक कोशिकीय जीव अपनी सभी आवश्यक कार्य खुद कर लेते हैं। ठीक है। अमीबा स्वतंत्र जीवन यापन करता है, हम अपनी सभी कार्य करता है। सही है। देखिए कैसे घुमा रहा है, एक शब्द बदल कर क्वेश्चन घुमा दे रहा है। लाइन बाय लाइन पढ़ोगे बबुआ तब है ना क्वेश्चनवा बनेगा। हाँ, नहीं तो क्वेश्चनवा नहीं बनेगा, समझे? क्वेश्चनवा बनाना है तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एकदम लल्लू पल्लू क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? देखो, कोशिका की खोज किसने की? कौन किया था जी कोशिका की खोज? तो जैसा पूछे ना कोशिका की खोज किसने की, यानी यह स्पष्ट बोल रहा है कि सर्वप्रथम किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या चीज का खोज किया था? केंद्रक का। स्वान ने क्या चीज का क्या बताया था? स्वान एक ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है। लुएन हक ने कोशिका का खोज किया था, पर कैसा कोशिका? जीवित। इसलिए लुएन हक कब आएंगे? जब जीवित कोशिका लगा रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तब ये आंसर होते। क्लियर है? अभी नहीं होंगे, अभी कौन होंगे? रॉबर्ट हुक होंगे। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवित कोशिका किसने देखा? किसने देखा? हमने या तुमने? ना हमने ना तुमने, लुएन हक ने। क्लियर है? लुएन वेन हक, जो भी पढ़ना है पढ़ो। किसने कहा कि कोशिका भित्ति पादप की विशेषता होती है? किसने कहा? स्लाइडेन ने कहा क्या? अब देखो ना, क्वेश्चन देखते दिमाग में क्या आता है? स्लाइडेन एक तो वनस्पति वैज्ञानिक थे, इसका मतलब इन्होंने कहा होगा तो हम तुरंत ए मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसने कहा था? स्वान ने कहा था। 3 नंबर सही होगा। ठीक। जंतु कोशिका के बाहर पतली झिल्ली का क्या कहा जाता है? क्या नहीं, को रहेगा यहाँ पर। को क्या कहा जाता है? तो देखो, केंद्रक कहा जाता है क्या? नहीं। कोशिका द्रव झिल्ली कहा जाता है या जीव द्रव झिल्ली कहा जाता है, याद रखना। ठीक है। इसी को हम लोगों ने एक नाम दिया था, जीव
द्रव झिल्ली, ये किसने सबसे पहले देखा था? ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो स्वान ने देखा था। याद करो, मैं बताया था ना, कुछ तंतु कोशिका के चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 नंबर आंसर होगा, ये नहीं होगा। इतना मैं भांग भूंग कर रहा हूँ, इसको अच्छे से मैं बना देता हूँ। 2 नंबर आंसर होगा। ठीक, आगे है गलत कथन चुने। अब हमको क्या चुनना है? गलत कथन। गलत कथन क्या है? बिरचो ने 1855 में स्वान के परिकल्पना को रूपांतरित किया। गलत है। ये स्वान के परिकल्पना को रूपांतरित किया क्या? नहीं, कोशिका के सिद्धांत को रूपांतरित किया। ठीक है, स्वान की परिकल्पना और कोशिका का सिद्धांत भले लैंग्वेज एक जैसा हो, लेकिन बात अलग अलग मानेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। ओके, एनिमल किल्स जीवाणु से संबंधित है, सही है। स्वान की परिकल्पना के अनुसार जंतु एवं पादप कोशिका एवं स्वान के परिकल्पना के अनुसार जंतु एवं पादप कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने हैं। बात सही है। स्लाइडेन 1838 में बताया कि पौधे विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से बने हैं, भी बात सही है। ठीक है, तो गलत कौन था? पहला। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कोशिका के सिद्धांत से संबंधित कौन सी बात असत्य है? तो सभी जीव कोशिका से बने हैं, ये बात असत्य है कि सत्य है? सत्य है, तो ये आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें ये आंसर था, यहाँ बता दूं, ये हमारा ये आंसर तो नहीं होगा। दूसरा है कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप नई कोशिका बनती है, ये भी बात वर्तमान कोशिका सिद्धांत में बताया गया है। विषाणु एक कोशिका से ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, ये नहीं होगा। वर्तमान में कोशिका सिद्धांत से संबंधित कौन सी बात असत्य है? ये तो असत्य नहीं है, सत्य है। ये भी सत्य है। विषाणु एक कोशिका से बना होता है, ये गलत है। विषाणु कोशिका से नहीं बना होता है। ठीक है, और ये कोशिका सिद्धांत में बात भी नहीं किया गया। सभी कथन सत्य है, भी बात गलत है। तो इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा। हालांकि ऐसे नहीं आएगा प्रश्न, 2 ऑप्शन नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन आएगा, पर यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा था, हमने मार दिया। चलिए, इसका 3 और 4 हो जाएगा। सभी कथन सत्य है, बात गलत, इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। ओके, यहाँ पे देखिए 8 में सही मिलान करें। ठीक है, अब सही मिलान करना है, तो यहाँ पे दिया है कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्वान का नाम है, स्लाइडेन का नाम है, बिरचो का नाम है। कोशिका का सिद्धांत स्वान और स्लाइडेन ने सबसे पहले दिया था, लेकिन एक साथ इनका नाम नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? बिरचो के पास जाएंगे। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत है बिरचो। ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक कौन थे? स्वान। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। 1838 से संबंधित है स्लाइडेन से। क्यों? क्योंकि 1838 में उन्होंने प्लांट पे, पौधे पर अध्ययन किया था। इसका मतलब क्या हुआ? 1 का 3 देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। इसका मतलब ये वाला तो गया, ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। उसके बाद क्या है? 2 का 4, तो 2 का 4 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया। 3 का 1 सही यहाँ पे है। 4 का 2 यहाँ पर है। 5 का 5 ई का 5, यानी हमारा ये वाला आंसर सही है। तो बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन करके? मजा आया? तो सारा क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आप लोग एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर आया है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं क्या करूँगा कि आप लोग को कुछ पढ़ाऊँगा
पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, और क्वेश्चन कराने के बाद भी आप लोगों को एक पीडीएफ के रूप में मैं क्वेश्चन बना के आप लोग को दूंगा रूम पर, घर पर बैठ के प्रैक्टिस करने के लिए। क्या कि अभी मैं लेक्चर शुरू किया हूँ तो क्वेश्चन अभी बना नहीं पाया हूँ, धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोग को अपडेट की जाएगी। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल पाए और अच्छे से वो नीट का प्रिपरेशन कर पाए। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।